हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द चैतन्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में हाजिर हूँ, जिसमें आपको 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहला टॉपिक हमारा है ठोसों में अपूर्णताएं, जो दोस्तों यह बताता है कि कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं हमारे ठोस में। हमारे ठोस में कितने कितने तरह के कमियां पाई जाती है, डिफेक्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा दोस्तों ठोसों के विद्युतीय गुण, मतलब कि ठोस में किस तरह से विद्युतीय गुण पाए जाते हैं। और तीसरा टॉपिक है दोस्तों ठोस के चुंबकीय गुण, कौन कौन से ठोस किस तरह के चुंबकीय गुण को व्यवहार में लाते हैं, किस तरह के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इस पूरे बातों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं, मतलब डिफेक्ट्स इन सॉलिड। कमियां तो आप जानते हैं ठोसों में कितने तरह की कमियां पाई जाती हैं, कैसी कमियां पाई जाती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि आदर्श क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये कोई एक प्रकार का ठोस है। एक हमने ठोसों के बारे में गुण जो पढ़ा कुछ इस तरह से था कि इसके कणों के बीच जो इनके कणों का जो व्यवस्था होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। हमने यही पढ़ा था ठोसों के गुण में। तो ये सिर्फ आदर्श ठोस में ही पाए जाते हैं। हमने अभी तक जितना भी गुण पढ़ा वो सब आदर्श ठोस के ही गुण है, कि कणों की जो व्यवस्था होती है एक समान रूप से होती है सभी तरह से। ठीक है, तो हम लोग जितना भी थ्योरी पढ़ते हैं वो आदर्श को लेकर ही पढ़ते हैं। एक्चुअली आदर्श पाना संभव नहीं है। हमारे इस दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होता, कोई भी चीज आदर्श नहीं होता। तो आदर्श ठोस को पाना असंभव है, मुश्किल है। तो हमने जो अभी तक गुण पढ़ा था ठोस का, कि ठोस के जो कणों का व्यवस्था होता है वो एक नियमित होता है। क्या होता है दोस्तों, नियमित होता है। तो ये तो सिर्फ आदर्श ठोस में ही पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो ठोस पाए जा रहे हैं उनमें किस तरह का व्यवस्था है, तो आदर्श से मुकाबले करें तो कुछ ना कुछ दोष तो मिल ही जाएंगे। तो वही दोष को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि अवयवी कण की व्यवस्था पूर्णतः क्या होती है, नियमित होती है। अर्थात वो निश्चित बिंदुओं पर जितने भी कण होते हैं, जितने भी ये कण हैं, वो एक निश्चित बिंदु पर क्या है, एक निश्चित दूरी पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह जो क्रिस्टल है केवल परम शून्य ताप पर ही हो सकते हैं। ये जो कणों की व्यवस्था होती है परम शून्य ताप, आप जानते हैं कि परम शून्य ताप क्या है, 0 केल्विन। क्या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, तो 0 केल्विन पर ही ऐसा संभव है। आप जानते हैं कि किसी भी ठोस को जितना आप ठंडा करेंगे उसके जो कण के पार्टिकल के बीच जो आकर्षण बल है उतना ही मजबूत होता जाएगा। और ये 0 के ऐसा टेम्परेचर है जो जहां तक हम लोग आज तक पहुंच नहीं पाए हैं, सिर्फ यह इमेजिन किया हुआ है।
ये सिर्फ एक कल्पना है। 0 केल्विन, इस ताप पर आज तक कोई भी पदार्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो कणों 0 के पर हम क्या करेंगे, कण हम एक एज्यूम कीजिए कि 0 केल्विन पर ये जो क्या है, कण क्या सबसे नजदीक आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने देखा जल में जो जल में जो कण थे वो सब दूर दूर थे। हमने इसको ठंडा करना स्टार्ट किया, तो ठंडा करने से क्या हुआ कि ये सब कण नजदीक आने लगे। क्या होने लगे, नजदीक आने लगे। नजदीक आने की वजह से इनका जो व्यवस्था है वो एक जैसा हो गया। एक जैसा होने से ये क्या हो गया दोस्तों, बर्फ बन गया। क्या हो गया, बर्फ बन गया। अब वो ठोस आकार में आ गया। अगर हम इसको और ठंडा कर दें तो इनके कण और नजदीक आएंगे, और नजदीक आने की वजह से ये अपने गुण में और इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपने गुण को और बढ़ाएंगे। मतलब ये और अच्छा ठोस बनता जाएगा। क्या है दोस्तों, ये और अच्छा ठोस बनता जाएगा। लेकिन हम ठोस को ऐसा करते रहे कि ठंडा करते एक ऐसा टेम्परेचर पे ले जाएं जो कि 0 केल्विन, मतलब कि सबसे ठंडा टेम्परेचर आप वहां पे ले जाएं, तो ये कण सबसे नजदीक आएंगे। एक आप मान लीजिए कि वो कण क्या जाएंगे, सबसे नजदीक आ जाएंगे। और नजदीक आने की वजह से इनका व्यवस्था क्या हो जाएगा, इनका जो व्यवस्था है एक नियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नियमित हो जाएगा। मतलब सभी के कण एक क्या होते हैं, एक नियमित निश्चित जगह पर स्थित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों न ही हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर जा सकते हैं, और ना ही ऐसा कोई ठोस पाया जाता है, बना सकते हैं। क्योंकि हम 0 केल्विन टेम्परेचर तक जा पाएंगे तब ना हम वैसे ठोस को बना पाएंगे जो कि एक मेरा आदर्श ठोस होगा। लेकिन हम ना 0 केल्विन टेम्परेचर तक जा सकते हैं और ना ही मेरा कोई आदर्श ठोस तैयार हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आदर्श ठोस क्रिस्टल प्राप्त करना क्या है, असंभव है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आदर्श ठोस प्राप्त करना असंभव क्यों है। क्योंकि आदर्श ठोस तब हमें मिलता है जब उसका तापमान 0 केल्विन हो। अगर थोड़ा तापमान ज्यादा हो तो वो आदर्श ठोस का गुण व्यवस्था नहीं दर्शा पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आदर्श ठोस का तो हमने देखा कि इनके जो कणों का अरेंजमेंट होता है, इनके जो कणों का जो व्यवस्था होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो हमारे आसपास जो ठोस पाए जा रहे हैं, उनमें कणों का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से। हमने तो अभी पढ़ा कि आदर्श ठोस में कणों की व्यवस्था निश्चित होगी, और यह सिर्फ 0 केल्विन तापमान पर ही संभव है, जो कि हम 0 केल्विन तापमान तक हम पहुंच नहीं सकते अभी। ठीक है, तो हमारे पास जो ठोस है उनके कणों की व्यवस्था किस तरह से है। तो चलिए दोस्तों इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इस ठोसों के अपूर्णताएं में। ठीक है, तो साधारणतः ठोस अधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। इन छोटे क्रिस्टलों में दोष होते हैं। इन दोषों के कारण ठोसों में अपूर्णता आ जाती है। अब ये किस तरह से दोष पाए जाते हैं दोस्तों, किस तरह से व्यवस्था, तो ये दोस्तों व्यवस्था किस तरह से होगी कि जैसे कि ये जो कण के व्यवस्था है, जो कणों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में से क्या होगा कि एक जगह पे ये कण क्या हो जाएगा, यहाँ से कण गायब हो जाएगा। व्यवस्था तो होगी, यहाँ से कण क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने जगह से गायब हो जाएगा। जहां पर मैं स्क्वायर बना रहा हूं मतलब कि वहां पर कण क्या है, उपस्थित नहीं है। तो हमारा आदर्श ठोस क्या होता है कि कणों का जो व्यवस्था है वो क्या होता है, एक नियमित होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ इस कण की बात करें और इस कण की बात करें, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। दो कणों के बीच की दूरी जितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि इन दोनों के कणों के बीच की दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब ज्यादा होने की वजह से ये आदर्श ठोस की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है।
और नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर कण उपस्थित नहीं है। तो मतलब इसमें क्या है दोस्तों? इसमें दोष है, इसमें डिफेक्ट है कि जहां पर कण उपस्थित होना चाहिए वहां पर कण उपस्थित नहीं है। इसी को तो डिफेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या इस तरह से हो सकता है कि जो ठोस है हमारे पास दिया हुआ, उस ठोस में जो कणों का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और उस अरेंजमेंट में ठोस के कुछ कण क्या है? बीच में आ गए हैं। क्या है? बीच में आ गए हैं। बीच में आने की वजह से ये जो व्यवस्था है कणों की वो क्या एक जैसी हुई? एक जैसी हुई? नहीं हुई। तो इनमें डिफेक्ट हुआ ना। तो यही होता है दोस्तों डिफेक्ट, यही होता है दोष। तो क्या है कि डिफेक्ट कैसे होता है? डिफेक्ट आता कैसे ठोस में कि कोई ठोस अपने कणों के जो अरेंजमेंट होता है उसमें कणों का अरेंजमेंट एक निश्चित ढंग से न पाया जाए। एक निश्चित ढंग से क्या हुआ? न पाया जाए। न पाने की वजह से इसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और जब दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यही दोष वाले ठोस हमारे आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोष कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रिस्टल जालक में दो प्रकार के जो दोष होते हैं, दोषों को कितने भाग में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दोष, और दूसरा परमाणुीय या बिंदु दोष। परमाणुीय या बिंदु दोष, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां पे। अभी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्या है दोस्तों? वह त्रुटियां मतलब दोष, वह दोष जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो वैसा दोष जो इलेक्ट्रॉन की वजह से निर्मित होते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक दोष आते कैसे आते हैं मैं आपको चलिए डिस्कस करता हूं। परम शून्य ताप पर आपको पता होना चाहिए कि परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टलों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। अब ये दोस्तों न्यूनतम ऊर्जा स्तर क्या होती है आप 11 में पढ़े होंगे। ऊर्जा स्तर हम और किसी को नहीं, कक्षा को ही बोलते हैं, कोश को ही बोलते हैं, से ऑर्बिट को ही बोलते हैं। तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर पहले कोश को बोलते हैं, ये पहले कोश को न्यूनतम ऊर्जा स्तर, दूसरे कोश को, उससे आगे वाले कोश को, सबसे बाहरी कोश को क्या बोलते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। और सबसे अंतिम वाले कोश को तो क्या बोलते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं दोस्तों? निम्न ऊर्जा स्तर। तो जब हम बात करते हैं परम शून्य ताप की, तो परम शून्य ताप पर जो भी क्रिस्टल होंगे, जो भी ठोस के क्रिस्टल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? सपोज हम बात करते हैं कोई भी ठोस के क्रिस्टल की, जिसमें जो ठोस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12 इलेक्ट्रॉन है। जिस भी ठोस की हम बात कर रहे हैं वो ठोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम 0 केल्विन ताप पर उस ठोस को ले जाएंगे, कितने केल्विन ताप पर? 0 केल्विन ताप पर। ये दोस्तों ओके नहीं समझिएगा, 0 केल्विन ताप पर हम उसको ले जाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो 12 इलेक्ट्रॉन हैं, दो पहले कक्षा में 8 दूसरे कक्षा में, 2 बाहरी कक्षा में, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन आप जैसे ही उस 12 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को 0 केल्विन पर ले जाएंगे, कितने केल्विन पर? 0 केल्विन पर, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? सबसे निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? सबसे निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये संभव है, ये कैसे संभव है। तो दोस्तों 0 केल्विन पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस पर टेम्परेचर घटाकर, किसी परमाणु पर तापमान घटा कर देखा
कि तापमान घटने से इलेक्ट्रॉन कहाँ व्यवस्थित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तापमान घटने से कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे जो नाभिक के नजदीक जो कक्षक है उसकी ऊर्जा कम होती है, फिर उसकी ज्यादा होती है, फिर सबसे ज्यादा होती है। आप इस परमाणु को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से क्या हो रहा है, आप उसकी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। गर्म करना मतलब ऊर्जा देना, और ठंडा करना मतलब ऊर्जा कम करना, आप ऊर्जा कम कर रहे हैं। तो जैसी इसकी ऊर्जा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा कम महसूस होगी, तो अगर वो इतना ऊर्जा हो जाए बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को कि वो दूसरे कक्षक की ऊर्जा के बराबर हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, दूसरे कक्षक में चले जाएंगे। देन फिर इतना उसको ठंडा कर दें कि उसकी ऊर्जा इतनी हो जाए कि वो पहले कक्षक की ऊर्जा के बराबर हो जाए, तो इस तरह से वो कहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पहले कक्षक में चले जाएंगे। इस तरह से जैसे जैसे उनको ऊर्जा की कमी होती है वो उस ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ऊर्जा स्तर में वो चले जाते हैं। तो ऐसा वैज्ञानिक ने एज्यूम किया कि जैसे जैसे किसी परमाणु को ठंडा करेंगे तो उसके बाहरी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं अपने ऊर्जा के अनुसार वो ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो बात करते हैं जब 0 केल्विन की। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर ऊर्जा सबसे कम हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की। तो कहां पर कम होगी, सबसे पहले कक्षक में कम होगी। कहां पे कम होगी, सबसे पहले कक्षक में कम होगी। तो परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉन है सबसे कहां चले जाएंगे, निम्नतम ऊर्जा स्तरों में चले जाएंगे, और ताप बढ़ने पर यह उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जहां भी प्रैक्टिस करते हैं, जहां भी किसी भी थ्योरी का एनालिसिस करते हैं, जो वैज्ञानिक भी अपने रिसर्च करते हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं जहां पर वो जिंदा रह सके। क्योंकि जब वैज्ञानिक ही वैसा टेम्परेचर पे जब जिंदा नहीं रह पाएंगे तो वहां पर उस टेम्परेचर पर फिर रिसर्च कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी थ्योरी आपने पढ़ा, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होते हैं, एक नियमित टेम्परेचर पे उतना होते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाते जाइएगा ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होते जाएगी, और वह अपने एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, अर्थात कि एक कक्षा से दूसरे कक्षा में वह फांगता चला जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा ताप बढ़ाने पर जैसे आप ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इसमें ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने के कारण इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा के अनुसार वो जिस कक्षक की जितनी ऊर्जा होती है उस अपने ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं। आप 11 में पढ़े होंगे कि हर एक कक्षक की ऊर्जा एक नियमित होती है। आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू कि किस कक्षक की ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की ताप बढ़ाइएगा वो क्या होंगे, अपने उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाएंगे। यह क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, जिनसे क्रिस्टलों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अब दोस्तों जैसी इसको ताप बढ़ाएंगे तो यह जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब अपने अपने कक्षा में चले आएंगे। क्या आएंगे, अपने अपने कक्षा में चले आएंगे। अपने अपने कक्षा में आने की वजह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। मुक्त अवस्था मतलब कि ये जो जैसे हम 12 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुक्त अवस्था में हो गए। और यही 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि विद्युत का सुचालक होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं विद्युत का सुचालक करने के लिए, विद्युत का प्रवाह करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत का सुचालक करवाते हैं, विद्युत का ही प्रवाह कर रहे हैं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जैसी यह ऊर्जा पाएगा तो सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऊर्जा स्तरों में आ जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अब अपने बाहरी ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे। और बाहरी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, वो बंधे हुए नहीं होते हैं। ऊर्जा देने पर ये और थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं,
इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जब जानते हैं कि अगर कोई भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये ऊर्जा देकर ही ना बाहर निकलते हैं। तो क्रिस्टलों में ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, और ये जब मुक्त अवस्था में आ जाएंगे तो जिनसे क्रिस्टलों की विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। जब ये मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन आ जाए, यही मुक्त अवस्था के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। ठीक है, ये बंध जिनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन शून्य हो जाती है, और वहां क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। अब जैसे कि हमने क्या किया, इसको ऊर्जा दिया, इस इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। क्या हो गए दोस्तों, बाहर निकल गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर हमने बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकालने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, खाली हो गया। अब खाली होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल हो जाएगा, छिद्र बन जाएगा। अब छिद्र बन जाने से क्या होगा, यह जो परमाणु था, इस परमाणु में क्या हो गए, दोष हो गए। इस परमाणु में क्या हो गए, दोष हो गए। अब दोष किनके कारण आया दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉनों के निकलने की वजह से ही आया ना, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से दोष आया ना। तो ऐसा दोष जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से आए, इस दोष को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक दोष बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप फिर से वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिए, आप दोबारा देखिए, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, तब आपको दोस्तों ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, परमाणुीय या बिंदु त्रुटियां। क्या है दोस्तों, परमाणुीय या बिंदु त्रुटियां। अब जैसे ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां इलेक्ट्रॉन की वजह से आएंगे और आए थे, उसी तरह परमाणुीय त्रुटियां किसकी वजह से आएंगे, परमाणु की वजह से आएंगे। तो चलिए देखते हैं, क्रिस्टलों में यह दोष अवयवी कण अर्थात धनायन तथा ऋणायन को अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों ये धन आयन और ऋण आयन और कोई नहीं, परमाणु ही होते हैं, सिर्फ उसमें आवेश हो जाता है, और आवेश की वजह से वो धन आयन और ऋण आयन नाम पड़ते हैं उस पर। तो क्रिस्टलों में ये दोष किन की वजह से आता है, परमाणुओं की वजह से आता है, आयंस की वजह से आते हैं। ठीक है, तो यह दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टोइक्योमेट्री दोष एंड अशुद्धि दोष। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शुद्धियां में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए थे, अपने जगह से निकल गए थे, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोष आया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक दोष था। तो यहाँ पर परमाणु में आयंस, जो परमाणु के आयंस होंगे वो किस तरह से दोष ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1, स्टोइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टोइक्योमेट्री दोष एंड अशुद्धि दोष में। तो चलिए दोस्तों, स्टोइक्योमेट्री दोष से पहले हम समझते हैं स्टोइक्योमेट्रिक यौगिक। क्या है दोस्तों, स्टोइक्योमेट्रिक यौगिक ऐसा यौगिक जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र द्वारा होता है। फिर से आया दोस्तों मूलानुपाती सूत्र मैं फिर से बता दे रहा हूं कि वह सबसे किसी भी अणुसूत्र का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे मैं बताता हूं C2H6, ये किसका है, इथेन का है। इथेन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लीजिए, तो CH4 क्या होगा, CH4 होगा कि नहीं। 2 कॉमन ले लिए तो 2 इधर हो गया और 4 इधर, सॉरी 2 3 6, 1 में। तो क्या हुआ दोस्तों, C2H6 यानी इथेन का मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ। आप 2 कॉमन ले लीजिए, एक बचा और यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो इथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3 हुआ। ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्रिक यौगिक किससे बोलेंगे कि जिनमें धन आयन तथा ऋण आयन का अनुपात किसके द्वारा होता है,
मूलानुपाती सूत्र द्वारा होता है। वे यौगिक कैसे, कौन से यौगिक कहलाते हैं? स्टोइक्योमेट्री यौगिक कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ CaCl2 को लेकर। CaCl2 में देखिए, इसमें कैल्शियम कितना है? 1 ठो, और क्लोरीन कितना है? 2 ठो। कैल्शियम आयन कितना है? कैल्शियम आयन, आप कैल्शियम आयन की बात कीजिए, न कि आप इसमें 2 प्लस चार्ज है उसकी बात मत कीजिए। CaCl2 में आप देखिए कि ये कैल्शियम आयन, ये कौन सा है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कितने हैं? 1 है। और क्लोरीन आयन के ठो है? 2 ठो है। देख रहे हैं क्लोरीन कितने आयन है? 2 ठो आयन है। तो कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन का अनुपात कितना है? 1:2 है कि नहीं दोस्तों? 1:2 है कि नहीं? और यहाँ देख सकते हैं मूलानुपाती सूत्र में क्या है? मूलानुपाती सूत्र में अब कॉमन नहीं लिए जा सकते हैं। आप देखिए Ca में कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। मतलब CaCl2 क्या है? एक मूलानुपाती सूत्र है। और मूलानुपाती सूत्र में क्या है? मूलानुपाती सूत्र में जो परमाणुओं का अनुपात है 1:2 है, आयनों का भी अनुपात 1:2 है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्टोइक्योमेट्रिक यौगिक। तो आप समझ रहे होंगे स्टोइक्योमेट्रिक यौगिक क्या होता है। मतलब कि ऐसा यौगिक जिनमें आयनों का अनुपात उनके सूत्र द्वारा होता है, आयनों का भी अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र द्वारा होता है। तो CaCl2 खुद एक मूलानुपाती सूत्र है। CaCl2 खुद एक क्या? मूलानुपाती सूत्र है। तो इनके मूलानुपाती सूत्र में Ca और Cl2 का अनुपात क्या है? 1:2 है। एक अनुपात क्या है? 2 है। 1:2 है। तो इनके आयन का भी अनुपात देखिए दोस्तों, इनके आयन का भी अनुपात 1:2 ही है। 1:2 ही है। ऐसे यौगिक स्टोइक्योमेट्री यौगिक कहलाते हैं। जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे दोष स्टोइक्योमेट्री दोष कहलाते हैं। मतलब दोस्तों दोष भी उत्पन्न हो जाएगा लेकिन इनके स्टोइक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि इनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों। इनके आयन जो होंगे, इनके जो आयन होंगे, धन आयन चाहे ऋण आयन, इनके आयनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोष भी उत्पन्न हो जाएंगे और आयन भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे दोष स्टोइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ऐसे दोष कौन से दोष कहलाते हैं दोस्तों? स्टोइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने वाला हूं आगे कि ऐसा कैसे होगा कि आयन भी मतलब कि दोष भी उत्पन्न हो जाएंगे, दोष भी उत्पन्न होंगे और उनके स्टोइक्योमेट्री में परिवर्तन भी ना होगा। मतलब आयन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उनके आयंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो स्टोइक्योमेट्रिक दोष जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष एंड फ्रैंकल दोष। ये इसमें 2 प्रकार के दोष थे जो दोस्तों रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये नन आयनिक है, बिना आयन का। और शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष ये आयनिक है दोस्तों। ये शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग आपके जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आप इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल के एग्जाम दे रहे हो, उसमें पूछे जाते हैं। या तो आप नॉर्मल से SSC के भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें साइंस में ये टॉपिक पूछ देता है। एक्चुअली ये दोस्तों बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन ऐसा चीज़ है जो कि कंफ्यूज कर देने वाला है। आखिर है क्या? इसके नाम ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो चलिए, रिक्तिका दोष सबसे पहला टॉपिक है हमारा। रिक्तिका दोष क्या है? जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, अर्थात अवयवी कण अपने स्थान से बाहर निकल जाए, तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। जैसे मैं आपको एक फिगर के थ्रू दिखाता हूँ दोस्तों कि सपोज कोई ठोस है, ये तो आयंस का नहीं है, मैं पहले बताया रिक्तिका तथा अंतराकाशी दोष नन आयनिक है, इसमें कोई आयन की बात नहीं होगी। तो जैसे कोई ठोस है, ठोस में जो परमाणु हैं अपने जगह से क्या हो गए? निकल गए। अपने जगह से निकल गए तो वहां पर क्या बन गया?
छिद्र बन गया, अपनी जगह पे क्या बन गया है, रिक्तिका बन गया। और जब कोई ठोस के परमाणु अपने स्थान से निकल जाए, उससे जो दोष उत्पन्न होता है वह होता है रिक्तिका दोष। क्या होता है दोस्तों, रिक्तिका दोष। एक बात और है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। ऑब्वियसली कम होगा दोस्तों, क्योंकि ठोस का आकार तो वही होगा, परमाणु तो भले ही निकल जाए, परमाणु अपने स्थान से भले ही निकल जाए, लेकिन जो परमाणु का आयतन है, जो परमाणु का आयतन है वो तो सेम ही रहेगा। अब सेम रहने की वजह से इसमें निकलने से पहले जो परमाणु उपस्थित है, निकलने के बाद जो परमाणु उपस्थित है, निकलने के बाद अब घनत्व तो कम हो जाएगा, क्योंकि इनमें से 3 कण निकल गए और 3 कण निकलने की वजह से इनका कुछ, जो तीनों कण का जो वजन था वो 3 कण की वजह से जो कुछ जो उनका द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कम हो जाएगा, और द्रव्यमान कम होने से दोस्तों उसका घनत्व भी कम हो जाएगा। आयतन तो वही है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इनके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। अब जब द्रव्यमान में कमी आ जाएगी तो घनत्व भी कम ही हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इतने ठोस में सपोज 4000 कण है, 4000 कण में से 50 कण निकल गए तो 50 कण का वजन कम हो गया ना, और 50 कण का वजन कम हो गया मतलब उसका घनत्व कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंतराकाशी दोष। अब क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण, अब इसमें क्या था दोस्तों कि अपने स्थान से निकल गया, अब इसमें क्या है कि अंतराकाशी जगहों पे आ जाएंगे। अब दोस्तों अंतराकाशी जगह क्या है, परमाणु अंतराकाशी, मैं पीछे बताया हूं अंतराकाशी रिक्तिका, अंतराकाशी रिक्तिका के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। अंतराकाशी रिक्तिका इसको बोलते हैं कि परमाणु में कणों के स्थान के अलावा, परमाणु के जो कण हैं उनके स्थान के अलावा जो बीच में जगह होते हैं उनको अंतराकाशी रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशी रिक्तिका। तो जैसे ये, मैं यहाँ की बात यहाँ अच्छी से समझ में आएगी, जैसे ये परमाणु के कण व्यवस्थित हैं और ये सब जो जगह खाली है, ये सब जो जगह खाली है इसको अंतराकाशी रिक्तिका कहेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि परमाणु के कण जहाँ है वहां तो उपस्थित रहेंगे, अलग से क्या होंगे, दूसरे जगह से परमाणु इस आएंगे और इसके अंतराकाशी रिक्तिका में क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। अंतराकाशी रिक्तिका में भरने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे। अब कैसे दोष उत्पन्न हो गए, क्योंकि इनके कणों का जो व्यवस्था था वो कुछ इस तरह से था, अब इसमें अलग अलग आ गए, इसमें ये जो 3 कण दिख रहे वो आ गए, आने की वजह से क्या हुआ, इनकी जो व्यवस्था हो गई वो व्यवस्था क्या हो गई, बिगड़ गई। अब व्यवस्था बिगड़ने से क्या हुआ, इसमें दोष उत्पन्न हो गए। अगर ये इसमें ये 3 कण नहीं आते, इसमें ये 3 कण नहीं आते हैं तो एक आदर्श ठोस के जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें जितने भी कण थे वो सब क्या है, एक नियमित रूप से व्यवस्थित थे। अब इसमें 3 कण आ गए, इसमें 3 कण क्या हो गए, बाहर से आ गए, तो इनकी व्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई। आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें अगर सभी परमाणु अपने जगह पे होते तो एक आदर्श ठोस के जैसा व्यवहार करता, लेकिन यहाँ से क्या हो गए, परमाणु निकल गए तो इसकी व्यवस्था क्या हो गई, अनियमित हो गई, जिनके कारण इसमें दोष उत्पन्न हो गया। इसमें भी व्यवस्था अनियमित हो गई, इसमें भी दोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण परमाणु के आने के कारण दोष उत्पन्न हो गया। और क्यों आया, क्यों दोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि अंतराकाशी स्थानों में, सॉरी दोस्तों लाइट कट गई थी, तो अंतराकाशी स्थानों में क्या हो गए थे, फुलफिल हो गए थे, जिनके कारण इसमें दोष उत्पन्न हो गए। अंतराकाशी स्थानों में आने से जो दोष उत्पन्न हुए अंतराकाशी दोष कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है दोस्तों जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात किया हूं वो है शॉर्टकी दोष। क्या है दोस्तों, शॉर्टकी दोष। देखिए दोस्तों, शॉर्टकी दोष का आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा, मैं आपको छोड़ दे रहा हूं जगह, आप वीडियो पॉज करके आप डिफिनीशन देख लीजिएगा, मैं शॉर्टकी दोष सीधा बताता हूं। आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो शॉर्टकी दोष क्या है, सपोज दोस्तों कि ये मेरा जो ठोस है कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है, क्योंकि मैं बताया था शॉर्टकी दोष और जो फ्रैंकल दोष होंगे वो आयनिक ठोस में ही होंगे। तो आयनिक ठोस है, तो आयनिक ठोस में जो परमाणु होंगे वो आयन से मिलकर बने होंगे। तो इसमें 2 तरह के आयन है, एक M प्लस X माइनस, M प्लस X माइनस, M प्लस X माइनस। ठीक है, तो
इसमें क्या होंगे दोस्तों कि जो आयंस होंगे अपनी जगह से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एक जोड़ा आयंस कहने का मतलब एक पॉजिटिव निकलेगा तो एक निगेटिव भी साथ साथ निकलेगा। एक पॉजिटिव निकलेगा तो एक निगेटिव भी साथ साथ निकलेगा। अगर दो पॉजिटिव निकलेगा, दो धन आयन निकलेंगे तो दो ऋण आयन भी साथ में निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्टकी दोष क्या है कि आयनिक ठोस से धन आयन और ऋण आयन दोनों साथ साथ अपने स्थान से निकल जाते हैं। तो निकलने के कारण वहां पर क्या बन जाती है दोस्तों, रिक्तिका बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ खाली छोड़ दिया, एक यहाँ देख सकते हैं दोस्तों और एक यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों में देखिए दोस्तों सिर्फ खाली जगह है। यहाँ पर क्या हुआ, एक जोड़ा एक m प्लस और x माइनस अपने जगह से निकल गया। निकलने के कारण इसमें क्या आ गया दोस्तों, दोष उत्पन्न हो गया। क्योंकि दोष तभी उत्पन्न होता है या तो उसमें छिद्र हो जाए, मतलब छेद हो जाए, या अलग से दूसरे परमाणु यहाँ पर आकर बैठ जाए। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि एक जोड़ा धन आयन तथा ऋण आयन क्या हो गए, बाहर निकल गए। आप देख सकते हैं कणों का अरेंजमेंट क्या है, m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस, मतलब एक m फिर x फिर m फिर x, तो फिर क्या होगा m तब x। तो यहाँ क्या हुआ, m प्लस निकला यहाँ से, यहाँ देखिए x m तब x तब m, यानी यहाँ पर क्या है x निकला है। यानी दोनों जगह से, एक जगह से m निकला है, दूसरी जगह से क्या निकला है, x निकला है। तो मतलब दोस्तों देख सकते हैं एक जोड़ा एक m प्लस और m x माइनस दोनों क्या हो गए, अपने स्थान से बाहर आ गए हैं। ठीक है, बाहर आने की वजह से इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ वो दोष कहलाया शॉर्टकी दोष। एक बार याद रखिएगा दोस्तों कि आयनिक ठोसों में एक जोड़ा आयन अपने जगह से निकल जाते हैं। अपने जगह से निकलने के कारण उन ठोस में क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, और छिद्र के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं वो दोष दोस्तों कौन से दोष कहलाते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, शॉर्टकी दोष, याद रखिएगा। अब ये जो शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष से क्या क्या अवधारणाएं उत्पन्न हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। यह दोष उन आयनों में पाया जाता है जिनकी उप सहसंयोजन क्षमता अधिक हो। उप सहसंयोजन क्षमता आप जानते होंगे कि जिनके मतलब कि किसी परमाणु के चारों तरफ कितने परमाणु क्या हुआ है, टच में है, पकड़े हुए हैं। तो जितने परमाणु पकड़े हुए हैं उतने ही उसकी उप सहसंयोजन क्षमता का हो जाती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। तो यह दोष उन्हीं में उत्पन्न होता है जिनमें उप सहसंयोजन क्षमता अधिक हो। दूसरी बात, इन दोषों के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। आप देखे होंगे, मैं पीछे अभी बताया रिक्तिका दोष, ये भी एक रिक्तिका दोष की तरह है। इसमें क्या हो गया है, दो परमाणु, दो आयंस निकल गए, एक धन आयन एक ऋण आयन, तो दोनों तो परमाणु ही है, दो परमाणु क्या हो गए, अपनी जगह से निकल गए। निकलने की वजह से क्या हो गया, इसमें दोष आ गया। अब जब निकल गए तो दो परमाणु, पहले जितने परमाणु थे अब कम बचे हैं, कम बचने की वजह से इसका घनत्व तो क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, जालक छिद्र होने से क्रिस्टल की जालक ऊर्जा घट गए। अब दोस्तों इसकी जालक ऊर्जा इसलिए घट गई क्योंकि दो आयन को तोड़ने के लिए इसको कम ऊर्जा की जरूरत होगी। क्या होगी, कम ऊर्जा की जरूरत होगी। अगर ये दो रहता तो इन दोनों को तोड़ने के लिए कुछ तो ऊर्जा चाहिए होता, लेकिन अब तो नहीं चाहिए तोड़ने के लिए। तो जब ऊर्जा कम जरूरत पड़ेगी तो जालक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, जालक ऊर्जा दोस्तों यहाँ पर गलनांक की बात कर रही है, मतलब कि हम कितना ऊर्जा दें कि यह गलना स्टार्ट हो जाए। तो एक जोड़ा के लिए तो हमें कम ही देना पड़ेगा, तो जालक ऊर्जा कम हो गई। इस दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है क्योंकि छिद्र बढ़ने से आयन गति करने लगते हैं। अब दोस्तों इसके चलते विद्युत की चालकता कैसे बढ़ गई दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें आयंस है, इसमें क्या हो गए, आयंस है। अब दोस्तों जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जब ये सभी तरह से घिरे हुए रहेंगे, सभी तरह से क्या होंगे, घिरे हुए रहेंगे, तो इनको गति करने के लिए जगह नहीं मिलेगा, इनको गति करने के लिए जगह नहीं मिला। अब जब जगह नहीं मिला तो ये विद्युत का कुचालक थे, लेकिन जैसी यहाँ से एक जोड़ा आयन बाहर निकल गए वैसी इनको क्या मिल गया, दो स्थान ऐसे मिल गए जहां पर कण क्या कर सकते हैं,
विस्थापन कर सकते हैं। ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है, क्योंकि दो जगह खाली हो चुके हैं। अब जगह खाली होने की वजह से जो आयंस है मूव कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आयन मूव करने लगेगा तब तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही होगी। तो ये पहले इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं पास कर रही थी क्योंकि सभी जगह आयंस भरे हुए थे, इन आयनों को इधर उधर जाने के लिए जगह नहीं मिला था। अब ये जब जगह खाली हो गया तो ये आयन इधर उधर जा सकते हैं। अब जब आयंस गति करने लगे तो विद्युत भी प्रवाह होने लगेगा, होगा कि नहीं दोस्तों। इसीलिए इस दोष के कारण जब जैसी ठोस में शॉर्टकी दोष आता है तो विद्युत का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।